नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी आनंद में स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक पात्र महिलाओं को, प्रत्येक पात्र बहनों को 1,000 रुपये महीने की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, ये एकदम अपडेट फॉर्म है। इससे ही मैं आपको बताता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या इम्पोर्टेंट डेटा डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आवश्यक है। इसके ज़रिए आप आपकी माता, बहनों, चाची, काकी किसी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको बारीकी से जानिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी उठ रहे हैं कि मैं पात्र हूँ या नहीं हूँ, मेरा मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये पूरे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है आवेदिका की समग्र आईडी। यदि समग्र परिवार फैमिली आईडी में आवेदिका का नाम नहीं है तो ये योजना, क्या किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आपको सबसे पहले स्थानीय निकाय में या पंचायत में जाकर, यदि आपका नाम समग्र आईडी में दर्ज नहीं है तो सबसे पहले समग्र आईडी में नाम दर्ज कराना होगा। और लगभग अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसकी समग्र आईडी नहीं है। यदि वो मध्य प्रदेश का निवासी है तो प्रत्येक व्यक्ति की समग्र परिवार आईडी व सदस्य आईडी है। तो आवेदिका की समग्र आईडी लिखाएगी, ठीक है ना। फिर देखते हैं आधार नंबर, जो 12 अंकों का होता है वो आधार नंबर दर्ज होगा। आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम, समग्र आईडी, आधार, इसमें एक होना चाहिए। आवेदिका के पति पिता का नाम, तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। जन्म दिनांक, आवेदिका की जन्म दिनांक यहाँ पर फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद में आवेदिका का पता, इसमें आवेदक नहीं आ रहा है, केवल आवेदिका आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाडली बहना योजना है। लाडली बहना महिलाएं ही होती है, ना कि भाई। ठीक है ना दोस्तों। तो आवेदिका का गांव, जिला और पिन कोड ये यहाँ पर फिल होगा। फिर उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल होंगे। तो मोबाइल नंबर वही फिल कराना है आपको जो कि आपके अकाउंट से अटैच है। इससे ये पेंशन आते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर आप सामान्य जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो टिक लगाना है। सामान्य जनरल, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स ओबीसी, किससे आते हैं आप, वो यहाँ पर टिक लगाना होगा। देखिएगा 9th वाला ऑप्शन, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो हाँ या नहीं में टिक लगाना है ना। यदि विधवा पेंशन प्राप्त हो रही है तो टिक, निःशक्त यानी दिव्यांग पेंशन वो प्राप्त हो रही है तो हाँ, यदि नहीं हो रही है तो नहीं। अब विवाह की स्थिति क्या है, विवाहित है तो हाँ, तलाकशुदा है तो उस पर टिक लगाना है, विधवा है तो उस पर टिक लगाना है, परित्यक्ता है तो उस पर टिक लगाना है, और जो लागू ना हो उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो इसके लिए पात्रता है, जो योग्यता है, जो होना चाहिए आवेदिका के द्वारा, जो सेवा शर्तें हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आवेदिका को क्या घोषणा करना होगा कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इसका मतलब ये है कि यदि 2.5 लाख रुपए से परिवार की सामूहिक आय ज़्यादा है, सम्मिलित आय ज़्यादा है, तो वो इसके लिए अपात्र रहेंगे। वो महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र रहेंगी। और यदि उनकी परिवार में कौन रहता है, पति पत्नी मिलकर एक परिवार बनाते हैं और फिर उसमें उनके बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे की आईडी यदि अलग नहीं है, उन्हीं के साथ में नाम है, और सबकी जो है कंबाइन इनकम जो है 2.5 लाख से अधिक है, तो फिर वो अपात्र है। और कभी भी पति पत्नी को डिफरेंट नहीं किया जा सकता। कुछ लोग यदि सोचते हैं कि हम जो है पति पत्नी डिफरेंट नाम करवा लें, आईडी अलग करवा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
दूसरा क्या है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। यदि जो आवेदिका है, जो इसके लिए आवेदन करेगी, यदि उसके परिवार का कोई भी सदस्य यदि टैक्स देता होगा तो वो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएगी। अगला देखते हैं, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का, शासकीय विभाग का, मंडल उपक्रम स्थानीय निकाय का नियमित संविदा कर्मी में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त मतलब रिटायर के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार का या राज्य सरकार का या किसी मंडल का, शासकीय मंडल का, शासकीय उपक्रम का, स्थानीय निकाय का संविदा कर्मी नियमित या रिटायर्ड हैं और उन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है तो फिर आप अपात्र हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। तो चार पहिया वाहन मीन्स फोर व्हीलर, कार वगैरह, लेकिन यहाँ पर स्पेशली ट्रैक्टर को मेंशन किया गया है क्योंकि गांव में किसान परिवार निवास करते हैं और किसान परिवार में नॉर्मली ट्रैक्टर देखने को मिलता है, ट्रैक्टर रहता ही है। तो यदि आपके परिवार में यदि ट्रैक्टर है, भले ही वो आपके नाम से नहीं है, तब भी आप अपात्र है, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। अगला पॉइंट देखिएगा आप, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। यदि 2.5 लाख से अधिक इनकम है तो अपात्र है और 5 एकड़ से यदि अधिक भूमि है तो भी इस योजना के लिए अपात्र है। अगला देखना, मुझे भारत सरकार राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही। यदि आपको भारत सरकार या राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कहीं से भी 1,000 रुपये से अधिक मिल रहा है, किसी भी नाम पर मिल रहा है, तो फिर आप इसके लिए अपात्र है। अगली घोषणा देखिएगा, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य निर्वाचित, ठीक है, जिसका चुनाव के द्वारा चयन किया गया है या मनोनीत किया गया है जनप्रतिनिधि, पंचायत के वार्ड के पंच और उप सरपंच को छोड़कर यदि हैं तो फिर वो अपात्र है। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि में पंच और उप सरपंच को छोड़ दिया जाए तो पूरे अपात्र हैं। अगला देखिएगा, यदि परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या भूतपूर्व सांसद विधायक रहा है या है तो उसके परिवार का सदस्य इस योजना के लिए अपात्र है। अगला शर्त है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड निगम मंडल उपक्रम के अध्यक्ष संचालक या सदस्य नहीं है। तो भारत सरकार राज्य सरकार के किसी भी उससे उपक्रम से निगम से बोर्ड से आपके परिवार के कोई भी सदस्य नहीं है या फिर उसके अध्यक्ष नहीं है या उसके संचालक नहीं है तो फिर आप इसके लिए पात्र यदि हैं तो नहीं है। ये फिर यह क्या दिया गया है कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए खुद को प्रमाणित और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर बायोमेट्रिक वन टाइम OTP डेटा प्रदान करने की सहमति में कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिएगा, एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि आपका आधार और समग्र आईडी लिंक होना चाहिए। इसके लिए आप लोक सेवा केंद्र जा सकते हैं, किसी भी MP ऑनलाइन वाले के पास में जा सकते हैं तो वो समग्र पोर्टल से आपका समग्र आईडी से eKYC कर देगा, आधार नंबर उसमें ऐड कर देगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या है, इसकी पावती दी जाएगी, फिर ये ऑफिशियल है और ऑफिशियल में भी देखिएगा कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको आपका आधार जो है बैंक अकाउंट से लिंक करवाना होगा। यदि आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है और यदि पेंशन स्वीकृत हो भी जाती है तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक कराना ही होगा। और DBT इनेबल्ड, DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये भी आपको उस अकाउंट को में इनेबल करवाना होगा। ये सब बैंक से होगा, है ना। ये भी कंपलसरी शर्तें हैं। और क्या है, आपका जो है फॉर्म रद्द किया जा सकता है यदि आप अविवाहित हैं,
इसलिए विवाहित होना ज़रूरी है। मतलब कोई सी भी महिला जिसकी उम्र 23 से 60 साल के बीच में है और वो अविवाहित है तो वो अपात्र है, लेकिन विवाहित थी, अब वर्तमान में परित्यक्ता है, मतलब उसके पति ने छोड़ दिया, तो वो पात्र है। और विवाहित थी लेकिन अब वर्तमान में वो विधवा है, तो पात्र है। ठीक है, लेकिन आयु सीमा ध्यान रहे 23 से 60 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। यदि 23 से एक दिन भी यदि कम है तो अपात्र है, और 60 साल से यदि एक दिन भी अधिक है तो अपात्र है। इसके बीच में ही होना चाहिए। समग्र में ई-केवाईसी ना होने से भी फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो ई-केवाईसी के लिए आपको आपका आधार और समग्र आईडी एमपी ऑनलाइन पर ले जाना होगा, और वो इसको अटैच कर देंगे, लिंक कर देंगे, तो ये काम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेन इम्पोर्टेंट पात्रता है, पात्रता संबंधित पॉइंट्स है। इसके तहत आप इस योजना में यदि आप पात्रता में आते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं पात्र हूँ, तो इस योजना के इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपका आवेदन एक्सेप्ट होगा। और यदि आप ये सेवा शर्तें आप पर लागू नहीं होती तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत ही रोचक, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कोई भी व्यूअर्स इतना कंजूस ना होगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना करे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।